हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम हमारा आज का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 साइंस विद्युत, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट 2 टॉपिक को कवर किया था और 3 सवाल को की गणना की थी। आज हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सम्स को कवर कर लेंगे और चैप्टर को यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आओ बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। और सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है। तो भाई एक लैंप है और जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, एक चालक है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाया अनुसार संयोजित है। यानी कि चित्र ये रहा दोस्तों, इस चित्र में दर्शाया अनुसार सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैं समझा देता हूं वापस से। ये हमारा विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम। क्लियर। तथा एक चालक है, यानी कि ये चालक प्रतिरोध ये रहा, जिसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। ठीक है, 2 चीजों के बारे में बताया गया, दोनों ये रहे, एक ये विद्युत लैंप और एक ये चालक प्रतिरोध। विद्युत लैंप का प्रतिरोध है 20 ओम और चालक का है 4 ओम। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये देखो, ये बैटरी है यानी कि सेल है, और ये कितना वोल्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं दोनों प्रतिरोध, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब आगे हमसे मांगा क्या है, पहली चीज मांगी है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, टोटल प्रतिरोध कितना है इस पूरे सर्किट का, हमें वो बताना है। फिर दूसरी चीज, परिपथ में विद्युत धारा, यहां पर दिख रहा है सेल में से देखो, ये जो बैटरी है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है हमें वो बताना है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। विभवांतर यानी कि डिफरेंस V। मैंने बताया था, देखो जैसे ही विद्युत लैंप है, विद्युत लैंप के दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है वो हमें बताना है। फिर ये चालक प्रतिरोध है, चालक तार दिख रहा है, उसके दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है वो हमें बताना है। क्लियर। तो टोटल 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों एक चीज, वो क्या है कि ये जो दोनों प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हैं, सबसे पहले हमें ये सोचना है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो दोनों ध्यान से देखिए, दोनों एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, हाँ या ना, एक ही लाइन में जुड़े हैं, इसका मतलब कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को नंबर डाल देते हैं। पहला प्रतिरोध इसे लिखेंगे R1 और ये जो दूसरा प्रतिरोध है इसे लिख देते हैं R2। क्लियर। तो लिख देते हैं यहां R1 बराबर 4 ओम तथा R2 बराबर 20 ओम है। क्लियर। R1 यानी कि चालक तार का प्रतिरोध और R2 यानी विद्युत लैंप का प्रतिरोध। क्लियर। 4 ओम और 20 ओम। तथा दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। सो तथा दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों श्रेणी क्रम के अंदर अगर जुड़े हो तो उसके तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, RS, यानी कि सीरीज का टोटल तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर था, जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उनके योग के बराबर। तो यहां पर प्रतिरोध कितने जुड़े, सिर्फ 2 जुड़े हैं। तो RS बराबर R1 प्लस R2। R1 की कीमत कितनी है दोस्तों, 4 है, और R2 की कीमत 20 है। तो RS बराबर कितना आ गया, 20 और 4 24 ओम। तो पहली चीज हमने निकाल ली कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है। RS यानी कि सीरीज, क्योंकि श्रेणी में जुड़े हैं, और कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 24 ओम। तो पहली चीज हमने निकाल दी। अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज में हमने क्या कहा गया है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें R यानी प्रतिरोध मिल गया, कुल प्रतिरोध। तो लिखेंगे यहां पर क्या, ओम के नियम अनुसार। किसका नियम, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू IR। ये ओम का नियम था। यहां पर हमारे पास RS यानी कि सीरीज का कुल प्रतिरोध है दोस्तों, और V दोनों सिरों के बीच में कुल वोल्ट कितना है, यहां पर लिखा हुआ है, देखो 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों जो प्रतिरोध हैं उनके बीच का वोल्ट कितना है, टोटल 6 वोल्ट। तो V कितना हो गया, 6 हो गया। RS हमने निकाल लिया, कुल प्रतिरोध 24 है, तो I आराम से यहां से निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, V बटे में RS, हाँ या ना, RS बटे में चले गया। V की कीमत कितनी है, 6 वोल्ट, और RS की कीमत कितनी है, 24। क्लियर।
6 कम 6, 6 चौक 24। तो आई बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1/4 एम्पियर। तो ये आई मिल गया हमें, सिंपल है, क्लियर, समझ में आया। इसे चाहे तो हम लोग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमें इसे भाग देना पड़ेगा इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अभी भी अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 2, पॉइंट है 0 ले सकते हैं, 4 पंचे 20, 20 में से 20 गया तो 0 हो गया, क्लियर। यानी 0.25 चाहो तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर 0.25 लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग 0.25, वो भी आप देख लीजिए। तो ये डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंट में चाहो वो भी लिख सकते हो, क्लियर। तो और I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, डन। तो I बराबर 1/4 एम्पियर अथवा तो 0.25 एम्पियर। तो हमें I मिल गया, दूसरी चीज हमने निकाल दी, क्लियर। अब हम लोग बात करें, हमें तीसरी चीज क्या निकालनी है। तीसरी चीज हमें कहा गया कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करो। यानी कि विद्युत लैंप के सिरों के बीच में विभवांतर और चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरी चीज यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तीसरी चीज में हमें 1 बाय 1, सबसे पहले हमें किसके, विद्युत लैंप के सिरों के बीच में, विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर। तो अगर विद्युत लैंप के सिरों के बीच में भी विभवांतर ज्ञात करना है और चालक तार के प्रतिरोध के सिरों के बीच में भी, तो दोनों में ज्ञात क्या करना है, विभवांतर। इसलिए दोनों अलग अलग दिखे, इसलिए एक को V1 कहेंगे और दूसरे को V2 कहेंगे। तो इसको मैं कह देता हूं V1, ठीक है। तो नियम कौन सा लगाएंगे, ओहम का ही, क्लियर। V1 बराबर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला है। तो V1, तो यहां पर V1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके सिरों के बीच में हमें क्या निकालना है, विभवांतर। तो I की बात करूं, I कितना है दोस्तों, अभी हमने निकाला 0.25, क्लियर। तो 0.25 यहां पर मैं लिखूंगा R1। R1 मतलब यहां पर हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, विभवांतर विद्युत लैंप। तो विद्युत लैंप को हमने क्या कहा यहां पर, सॉरी, इसका प्रतिरोध है R2। तो हम लोग इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, V2 और R2 लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंथ के जो लैंप है इसके प्रतिरोध को हमने क्या कहा है, R2 का है। तो इसको हम लोग R2 लिख देते हैं, क्लियर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0.25 I हमने यहां से निकाला है, R2 यानी क्या है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध। विद्युत लैंप ये रहा, विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 20 ओम है। कितना है, 20। तो यहां पर रख देंगे 20, क्लियर। अब गुणा कर देंगे, एकदम सिंपल है। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 25/100 लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 डिजिट है, तो नीचे क्या इतने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। गुणे में 20, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। यहां पर ऊपर क्या हो गया, 25 दूनी 50 बट्टे में 10, एक जीरो से एक जीरो वापस कट गया। तो V2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 वोल्ट। कितना आया, 5 वोल्ट, क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट। अब इसके अंदर दूसरी चीज हमें कही गई है कि चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर। तो लिख देते हैं, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, उसे क्या कहेंगे हम लोग, V1। क्यों V1 कहेंगे, क्योंकि चालक तार के प्रतिरोध को हमने क्या कहा है, R1। तो ओहम का नियम V इज इक्वल टू IR। तो हमने IR लगा दिया, R कैसा, 1, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध, क्लियर। अब यहां पर I कितना है, हमने निकाल के रखा है 0.25, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय R1। R1 कितना है, 4। तो यहां पर लिख दिया हमने 4 ओहम, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20, हासिल कितनी आई दोस्तों, 2 आई। 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल कितनी आई, 1। 4 का 0 में गुणा करेंगे, 0 + 1 यानी कि 1.00, यानी कि V1 कितना आ गया दोस्तों, 1 वोल्ट। कितना वोल्ट, 1 वोल्ट, क्लियर। यानी कि चालक तार के सिरों के बीच में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रही है विद्युत, 1 वोल्ट। कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। अब टोटल एक चीज वेरीफाई करनी हो तो कैसे चेक कर सकते हो कि टोटल कुल प्रतिरोध कितना था परिपथ का, 6 वोल्ट। तो यहां पर देखो 5 और 1 6, यानी हमारा सवाल सही है। 5 किसके बीच में, विद्युत लैंप के बीच में 5 वोल्ट, और चालक तार के अंदर 1 वोल्ट जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये पूरा सवाल यहां पर खत्म हो गया। 3 चीज पूछी थी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुल प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम, उसे देखना है, क्लियर। उसे देखोगे तो यहां पर उसका फॉर्मूला श्रेणी क्रम का लगा दोगे अगर श्रेणी में जुड़े,
तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध आ गया। फिर ओम का नियम लगाया, V = IR, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मिल गई। क्लियर। फिर हमें विभवांतर निकालना है लैंप और चालक तार दोनों के बीच में। क्लियर। कुल वोल्ट कितना है 6, तो दोनों को जोड़ने पे 6 ही आएगा, लेकिन दोनों का अलग अलग वोल्ट होगा। तो देखो विद्युत लैंप के अंदर वापस हमने ओम का नियम लगाया, तो विद्युत लैंप के बीच में कितना वोल्ट 5 वोल्ट, और चालक तार में कितना वोल्ट 1 वोल्ट, 5 और 1 6। तो हमारा सवाल सही है। तो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस तरीके के सवाल भी कर लेने हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। अभी हमने एग्जांपल नंबर 8 में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था उसका यूज किया। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 9 में समांतर क्रम का जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था वो हमें यूज करना है। कैसे, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चित्र में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम है तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है इन पांचों प्रतिरोधों को। ठीक है। अब मांगा क्या गया है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा तथा कुल विद्युत धारा ज्ञात करो। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीके से भी। क्यों? क्योंकि देखो आकृति जरा ध्यान से देखो। अब दोस्तों यहां पर देखो ये बैटरी जुड़ी हुई है प्लस और माइनस। क्लियर। ये की यानी कि कुंजी है, चाबी है। ठीक है। यहां पर प्रतिरोध देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने प्रतिरोध है 5 प्रतिरोध है। अब यहां पर हमें R1 की कीमत कितनी दी गई है 10, R2 की कीमत 40, R3 30, R4 20 और R5 60 सवाल में दी गई है इनकी कीमत। करना क्या, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग डिसाइड क्या करते हैं, आकृति पर से देखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, तो 1 बाय 1 देखेंगे, सबका सब एक साथ जुड़ा है, नहीं ऐसा हो सकता नहीं है, इसलिए हमें पहले ऊपर के दोनों को देखना है फिर नीचे के 3, क्योंकि ये 3 एक साथ है और ये 2 एक साथ है। क्लियर। तो पहले ये 2 के बारे में हम लोग देखेंगे ध्यान से, फिर ये 3 के बारे में देखेंगे। ओके। तो 2 के बारे में मैं बात करूंगा। तो यहां पर देखो दोस्तों, ये ऊपर और ये भी ऊपर किस क्रम में चल रहे हैं, इस क्रम में। ये क्रम कौन सा कहलाता है, समांतर। कौन सा क्रम, समांतर, यानी कि पैरेलल क्रम, हाँ या ना। तो ये पहले हमें ये दोनों समांतर में है R1 और R2, फिर देखते हैं R3 R4 R5 ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इस तरीके से देखो कौन सा क्रम हुआ, समांतर यानी पैरेलल, यानी कि नीचे के R3 R4 R5 नीचे के 3 प्रतिरोध समांतर में है और ऊपर वाले 2 भी समांतर में है। क्लियर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहां R1 तथा R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर। समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था, तुल्य प्रतिरोध का कुल निकालने का दोस्तों 1/RP, हाँ या ना। तो दोस्तों RP यानी क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल को यहां पर फॉर्मूला क्या था कि जितने भी प्रतिरोध सबको बटे में जोड़ना है। तो कितने प्रतिरोध यहां पर, 2 प्रतिरोध है। क्लियर। तो यहां पर लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। यहां पर दोस्तों ये समांतर क्रम में और ये भी समांतर क्रम में, तो दोनों अलग अलग हो, इसलिए मैं इसे क्या लिख देता हूं, RP डैश। क्या लिख देता हूं, RP डैश। ये डैश है और कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ अलग दिखे इसलिए लिखा है। ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, 1/RP डैश बराबर 1/R1। R1 प्रतिरोध की कीमत कितनी है 10, तो यहां पर लिख दिया 10, प्लस R2 की कीमत कितनी है 40, तो लिख दिया 40। अब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, क्योंकि 10 के पाड़े में 40 आता है, तो 40 हमने लसा ले लिया। 10 के पाड़े में 40 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो 4 का गुणा किससे करेंगे, उसके अंश के साथ। तो 1 गुणे 4 कितना हो गया, 1 गुणे 4, क्योंकि 10 के पाड़े में 4 बार आता है, तो 4 का गुणा उसके अंश के साथ। चलो फिर प्लस है तो प्लस, 40 के पाड़े में 40 एक बार आता है, तो 1 का गुणा उसके अंश के साथ ऊपर की तरफ, यानी 1 गुणे 1। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 बटे में 40, हाँ या ना। तो 4 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 5, 5 बटे में 40। और आगे की तरफ क्या चल रहा है, 1 बटे में RP डैश, 1 बटे में RP डैश, ये ऐसे का ऐसा ही है, यहां पर भी लिख दो 1 बटे में RP डैश। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। क्लियर। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। ये भाग में है तो सामने किस में जाएगा, गुणे में। 8 भाग में, सामने किस में जाएगा, गुणे में। तो दोस्तों यहां से हमें क्या मिल जाएगा, RP डैश बराबर 8 ओम। कितना आ गया, 8 ओम।
यानी कि ये दोनों को अब हमने सॉल्व कर दिया है और ये दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया है 8 ओम। कितना मिला हमें 8 ओम इसका प्रतिरोध मिल चुका है कुल यहां पर इन दोनों का मिला के। ठीक है, तो ये एक चीज अभी हमने कर दी, अभी आधा काम किया हमने। ठीक है, सिर्फ इसका कुल प्रतिरोध निकालना है, अभी इन तीनों का तो बाकी है। तो अब क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा जिस तरीके से अभी हमने किया है उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्या लिखेंगे कि यहां R3, R4 तथा R5 ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये नीचे वाले तीनों की प्रतिरोधों की बात कर रहा हूं, ये तीनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े, हाँ या ना। तो समांतर क्रम में जुड़े तो फॉर्मूला वापिस से 1/में RP डबल डैश। ये डबल डैश क्यों लगाया मैंने दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध यहां पर, अब अगर उसे भी RP लिखता तो ये वाला और वो वाला दोनों मैच हो जाते ना, इसलिए डैश का यूज किया है। इसमें पहला डैश और उसमें डबल डैश, यानी वो दूसरा वाला और ये पहला वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, 1/में R3 प्लस 1/में R4 प्लस 1/में R5, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जितने भी प्रतिरोध हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया और जोड़ दिया। ठीक है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर 1/में RP डबल डैश ऐसे का ऐसा, 1/में R3 की कीमत कितनी दी है सवाल में 30 ओम, प्लस R4 की कीमत कितनी है 20 ओम, कितनी है 20, प्लस 1/में R5 की कीमत कितनी है 60 ओम। ठीक है, तो यहां पर लसा कितना आ गया दोस्तों, लसा आ गया है 60। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो सभी के पहाड़े में आती हो। 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है 2 बार, 20 के पहाड़े में 3 बार और 60 के पहाड़े में 60 1 बार। क्लियर, तो 30 के पहाड़े में 2 बार आता है तो 2 का गुणा उसके अंश के साथ 1 गुणे 2, प्लस 20 के पहाड़े में 3 बार आता है तो 1 गुणे 3, प्लस 60 के पहाड़े में 60 1 बार आता है तो 1 गुणे 1। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, प्लस 1 1 कम 1/में 60, 3 2 5 और 1 6/में 60, 6 कम 6, 6 धाम 60। क्लियर, और आगे क्या चल रहा है 1/में RP डबल डैश, क्रॉस गुणा करेंगे तो RP डबल डैश बराबर 10 का गुणा इधर हो जाएगा 10 ओम। कितना ओम आ गया 10 ओम। क्लियर, तो यहां पर हमें इसका प्रतिरोध कितना मिल गया 10 ओम। कितना मिला 10 ओम। अब हमें यहां पर अभी भी कुल प्रतिरोध इसका, इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध मिला है 8 और इन तीनों का मिलाकर कितना मिला है 10। लेकिन हमें सवाल में मांगा क्या है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। तो कुल प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर लिख देते हैं कुल प्रतिरोध क्या लिखेंगे, R बराबर RP डैश प्लस RP डबल डैश, यानी कि जो दोनों प्रतिरोध हमने निकाले हैं उनको अब हम जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 10, तो R बराबर कितना आ गया 18 ओम। तो ये जाके अब पहला जो चीज हमसे पहली चीज जो मांगी है वो अब जाके कंप्लीट हुई कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया 18 ओम आया। समझ में आया दोस्तों। अब ये दोनों को मैंने डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया, तो एक चीज और समझो, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में आ गए थे। कैसे, अगर ये दोनों को मैं सोल्व करता हूं तो अब ये दोनों एक बन गए और इनका कुल प्रतिरोध कितना आ गया था 8। ठीक है, नीचे की तरफ ये तीनों को सोल्व करने पे, ये तीनों को मैंने सोल्व किया। ठीक है, तो ये तीनों को मैं सोल्व कर रहा हूं, सोल्व करने पे कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर, अब यहां पर दोस्तों बीच में जुड़ी है बैटरी। क्लियर, प्लस और माइनस इस तरीके से, हाँ या ना। तो अब यहां पर देखो ये दोनों अब तुमको लग रहे होंगे कि समांतर क्रम में, लेकिन नहीं, बैटरी के सिरे देखो, ये एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, यहां से मैं चला, ये लाइन चलती जा रही है चलती जा रही है, इसका मतलब देखो बैटरी का प्लस सिरा है, इस तरह से मैं बताता हूं आपको, ये प्लस सिरा है। ठीक है, यहां से चलते जा रहा हूं 8 ओम वाली लाइन आई, फिर ऐसे ऐसे चलते जा रहा हूं चलते जा रहा हूं फिर आ गया। तो दोनों जुड़े तो एक ही लाइन में है ना, किस लाइन में जुड़े हैं, एक लाइन। बैटरी का सिरा देखना है हमें, सिर्फ क्या देखना है, बैटरी का सिरा। बैटरी का सिरा ये माइनस और ये प्लस, तो बैटरी के सिरे में ये देखो, बैटरी के सिरे में यहाँ पर देखो ये कैसे अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पर जब दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये 8 और ये 10 ओम, तो दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही लाइन में जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 10 और 8 18 ओम, तो इस तरह से हमें मिला कुल प्रतिरोध। अब दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है इसमें, कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओम का नियम लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कुल विद्युत धारा के लिए क्वेश्चन, जो दूसरी चीज हमें मांगी गई है, ओम का नियम क्या है, V = IR। ठीक है, तो यहां पर हमें I निकालना है, तो V की कीमत कितनी है, देखो यहां पर दिया कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, तो 12
बराबर I और R हमने कितना निकाल लिया है 18, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 18, तो I बराबर 12/18। ठीक है, इसे हम लोग कट कर देते हैं, 3 से 3 चौक 12, 3 छंग 18, तो I बराबर कितना आ रहा है 4/6। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। कितना आया 0.67 एम्पियर। क्या करने पे, भाग देने पे। ठीक है, भाग तो हम सभी को पता है कैसे देंगे, इस तरीके से। क्लियर, सबसे पहले 0 से पॉइंट ले लेंगे, 6 छंग 36, हाँ या ना, 4 फिर से 0, तो 6 छंग 36, ये चलते जाएगा, इसलिए 0.66 यानी क्या लिख सकता हूँ मैं 0.67। क्लियर, समझ में आया। तो दोस्तों दो चीज मांगी थी, पहली चीज ही बहुत बड़ी थी, पहले दोनों समांतर क्रम में थे, ये तीनों समांतर क्रम में थे। सॉल्व करेंगे, फिर दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे डायरेक्ट जोड़ के, और उसके बाद डायरेक्ट V = IR लगा के I परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.67 एम्पियर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम्पल नंबर 9। इस तरीके के सवाल एग्जाम में परफेक्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी विद्युत स्तरी में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। तो यहाँ पर तापन दर, तापन यानी कि ताप से रिलेटेड जो फॉर्मूला था, किसका नियम था, जूल का नियम था। क्लियर, वो चीज याद कर लेना है सबसे पहले। अब हमें क्या कहा गया है कि कौन सा तापन दर, अधिकतम। जब अधिकतम तापन दर हो उस समय कितने वोल्ट विद्युत धारा, कितने वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपभुक्त यानी कि क्षयित होती है, तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर कैसी हो, न्यूनतम हो। तो दो कंडीशन दी है, जब अधिकतम हो तब कितना वोल्ट 840, जब न्यूनतम यानी सबसे कम हो तब कितने वोल्ट 360 वोल्ट। क्लियर, विद्युत की वोल्टता कितनी दी गई है 220 वोल्ट, कितनी दी गई है 220 वोल्ट। क्लियर, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध ज्ञात करो। तो यहां पर हमें सबसे पहले पावर दिया हुआ है, तापन दर यानी हीट ऑफ एनर्जी कितनी 840 वोल्ट अधिकतम, तो और उसके बाद न्यूनतम 360 वोल्ट, दोनों में हीट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पावर दिया हुआ है, विद्युत की वोल्टता 220 वोल्ट हमें दिया हुआ है। तो दोनों के लिए यानी कि अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए हमें उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो, और उस समय प्रतिरोध कितना है वो, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए। क्लियर, तो सॉल्व करते सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि एकदम सिंपल है, सबसे पहले नियम फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो लिख देते हैं। तो लिख देते हैं जूल के नियम अनुसार, जूल के नियम अनुसार फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, P = VI, हाँ या ना, P यानी कि पावर जिसका मात्रक है वॉट। तो वहां पर जो वॉट दिया हुआ है अधिकतम तापन दर, ठीक है, वॉट मतलब क्या दिया है, किसकी वैल्यू हो, P है, पावर है। क्लियर, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं V, वोल्टता यानी 220 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेंगे I, यानी कि I को सूत्रकर्ता बना लो सबसे पहले। तो I = फॉर्मूला क्या बन जाएगा P/V, हाँ या ना। तो अब हम क्या करेंगे, अधिकतम के लिए पहले I निकालते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अधिकतम, किसके लिए, विद्युत स्त्री में, यानी कि अधिकतम के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं, अधिकतम के लिए I बराबर V, P/V, ये फॉर्मूला लगाना है। P अधिकतम के लिए कितना है, पावर 840 वोट, सॉरी 840 वॉट, और V वोल्टता कितनी है 220। तो 0 से 0 कट हो गया दोस्तों। अब इसे हम लोग कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा, सबसे पहले 2 से कट करते हैं तो ये 42 बार में कट हो गया और ये 11 बार में कट हो गया। क्या अब ये कट होंगे, नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग दे लेते दोस्तों साइड में, 42 भागे 11। तो दोस्तों सबसे पहले कितना होगा, 11 तियां 33, हाँ या ना। कितना बचेगा, 12 में से 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पर तो 0 हो गया। अब 11 के पार्ट में 9 नहीं आता तो 0.0, तो 11 8 88, हाँ या ना दोस्तों। 11 8 88 कितना बचा, 2 पॉइंट है, 0 ले लो। अब कितनी बार, 11 कम 11, कितना आ गया 9, फिर वापस से 11 8 0 पॉइंट है, 0 ले लो, 11 8 88 यानी कि 3.818। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3.82, क्योंकि ये 8 है तो एक अंक बढ़ा सकता हूँ। तो I = क्या आ गया 3.82 क्या, एम्पियर। क्लियर, भाग देने पर आंसर आएगा दोस्तों, भाग दे देने का आंसर लिख देने का, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। I मिल गया। अधिकतम यानी कि विद्युत स्त्री में जब अधिकतम
तापन दर हो उस समय उसकी विद्युत धारा कितनी है 3.82। और प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ओहम का नियम V = IR, याद आया। तो यहाँ पर ये ओहम का नियम लगाया हमने, तो R प्रतिरोध मांगा हुआ है तो निकल जाएगा। तो V = V की कीमत कितनी है 220, 220 बट्टे में I कितना आया अभी 3.82, हाँ या ना। तो 3.82 बराबर R। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि क्योंकि 3.82 से भाग कैसे देंगे तो उसे समझते हैं। भाग देने का काम साइड में हमें रफ वर्क में करना है, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 संख्याएं हैं, तो ऊपर क्या चला जाएगा 100 हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से संख्या आ जाएगी 220 गुणे में 100, नीचे बचेगा 382। क्लियर। अब हम लोग इसे 2 से कट कर सकते हैं आराम से। 2 से इसे कट करेंगे तो 110 बार, 2 से इसे कट करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2। क्लियर। अब कुछ भी कट होने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, भाग ही देना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 110 और ये इसका गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हो गया 11,000। कितना हो गया 11,000 हो गया। 11,000 में भाग देंगे 191 का। तो सबसे पहले दोस्तों 4 डिजिट लेनी पड़ेगी यानी कि 1100 तक। तो कितनी बार भाग जाएगा, तो 191 का हमें गुणा करना पड़ेगा। इधर कर लेते हैं 191 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 9 45, हासिल आ गया 4, 5 एकम 5 और 4 9, 955। अगर 6 बार हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 एकम 6 54, हासिल आए 5, 6 एकम 6 और 5 11। तो ज़्यादा हो गया दोस्तों, 1146 आ गया। कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 बार कितना 955, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, 10 में से 9 गया तो 1, 145। नेक्स्ट डिजिट है 1450। तो अब दोस्तों 7 बार, 6 बार तो 1146 है, तो और भाग देते हैं 7 बार। 7 एकम 7, 7 9 63, हासिल आई 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1337। ठीक है। और 8 बार भी करके देख लो, 8 बार में कितना आता है, 8 एकम 8, 8 9 72, हासिल आई 7, 8 एकम 8 और 7 15, तो जो कि 1528 है, तो ज़्यादा हो गया। तो 7 बार भाग जाएगा कितना 1337। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7 बार 1337। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और ये 0। अब 113 आ गया, अब तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा 0, 1130। तो 1130, तो देखो दोस्तों 6 बार 1146 आता है, जो कि ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार वापस से 955। क्लियर। 10 में से 5 गया तो 5, 2, 12 में से 5 गया तो 7, 10 में से 9 गया तो 1, पॉइंट है ही 0 ले लो। 1750, 1750 कितनी बार जाएगा, 8 बार तो कम है, तो एक और बार गुणा कर लो यानी कि 9वीं बार। 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल आ गई 8, 9 एकम 9 और 8 17, यानी 1719। 8 बार, कितनी बार, 8 बार 1719। बस इनफ है, इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया तो 3, 0 0। क्लियर। तो 57.58 पॉइंट के बाद कहाँ तक जाना है, 2 डिजिट तक हमें भाग देना है बस। कितना आ गया 57.58। क्लियर। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो हमने भाग वाग दिया है उसकी जगह पे हमें आंसर लिखना है। तो आंसर कितना आ गया, आर कितना आया, भाग देने पे 3.82 का भाग दिया हमने, कितना है 57.58। तो लिख देते हैं आर = 57.58 प्रतिरोध यानी कि ओहम। क्लियर। तो जब विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर 840 वोल्ट यानी पावर 840 वोल्ट हो, उस समय विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी 3.82 एम्पियर, और उस समय प्रतिरोध कितना होगा 57.58 ओम। दोस्तों भाग देना है सिर्फ, भाग, इसके अंदर फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, बट जो वैल्यू है उस वैल्यू में भाग गुणा भाग में हमें गलती करनी नहीं है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। भाग सही सही करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। सिंपलेस्ट तरीका है, और साइड में हमें रफ वर्क में भाग कर लेना है। ठीक है। चलो अब आगे की तरफ हमें क्या करते हैं, अधिकतम के लिए जिस तरह से किया हमने, अब किसके लिए करेंगे, न्यूनतम के लिए। तो यहां पर लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं न्यूनतम के लिए। न्यूनतम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आई यानी विद्युत धारा, फॉर्मूला क्या है P बटे में V, ये रहा फॉर्मूला। तो न्यूनतम के लिए पावर कितना है, कितने वोट है, कितने वोट है 360 वोट है। तो यहां पर लिख दिया हमने 360 वोट। V कितना है 220 वोल्ट, तो 220, 0 से 0 कट हो गया दोस्तों।
तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से अब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 बार में कटेगा, 2 से ये 11 बार में कटेगा। क्या अब ये भाग जाने वाला है, नहीं जाएगा, तो हमें भाग देना पड़ेगा साइड में। भाग दे के देख लेते कितना आएगा। सबसे पहले 11 एक कम 11, कितना बचेगा 7, पॉइंट देंगे, 0 ले लेंगे, 11 सत्ते 77, सॉरी 6 बार जाएगा, 11 छंग 66, तो कितना आ गया यहाँ पर 4, पॉइंट है 0 ले लो, 11 तियाँ 33, हाँ या ना, 7 बचेगा, ठीक है, पॉइंट है 0 ले लो, 11 छंग 66, यानी कि 1.63, क्योंकि ये संख्या 5 से ज़्यादा आ गई तो 64 भी लिख सकते हो बढ़ा के। तो i इज इक्वल टू 18 बटे में जो 11 आया है इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.64। सो i बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.64 एम्पियर। तो i हमारा कितना आ गया 1.64 एम्पियर। क्लियर, ये हमारा रफ वर्क था दोस्तों। अब इसके अंदर एक ही चीज़ बची है, वो क्या बचा है कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अब प्रतिरोध बाकी है। क्या बाकी है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध के लिए वापस से ओहम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर निकालना है हमें, तो V की कीमत कितनी है 220 बटे में आई कितना आया 1.64, तो 1.64 बराबर आर। वापिस से क्या करेंगे दोस्तों, अब भाग देंगे। भाग देने का तरीका वही का वही होगा हमारा, साइड में भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 चले जाएगा ऊपर, तो 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 220 गुणे में 100 बटे में 1.64, तो पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 100 चले गया। अब हम लोग इसे 2 से कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा 110, 2 से इसे कट करेंगे तो 82 बार में। अभी भी 2 से कट होगा दोस्तों, तो 2 पंछे 10, 2 पंछे 10, 2 से ही कट होगा 41 बार में। इससे ज़्यादा आप कट होंगे नहीं। तो 55 गुणे 100 यानी कितना आ गया 5500। क्लियर, 55 गुणे 100 बराबर 5500। भाग किससे देना हमें 41 से। सबसे पहले एक बार जाएगा, 41 से कम 41, कितना बचा 14, नेक्स्ट डिजिट 140। अब 41 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि 140 आए या उससे कम आए, तो लगभग हम लोग 5 बार ले लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 चौक 20, तो 2 ज़्यादा हो गया, कम करो 4 बार, 3 बार ले लो, चलो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, कितना आया 123। 4 बार करते तो 160 समथिंग आता था, जो कि ज़्यादा हो गया। तो 3 बार जाएगा, कितना आएगा 123, माइनस करेंगे 7, 17 और ये 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 0, 170। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा कि 5 बार तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो कितनी बार अब हम लोग गुणा करेंगे 4 बार। कितनी बार 4 बार गुणा करके देखते हैं 41 का, 41 गुणे 4, 4 एक कम 4, 4 चौक 16 यानी 164। तो यहाँ पर 4 बार में 164 आ गया दोस्तों, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब नहीं है संख्या तो पॉइंट देके 0 लेंगे। 41 का कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 41 से कम 41, कितना बचेगा 10 में से 1 गया तो 9, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट है 0 ले लो 190। 190 कितनी बार, 5वीं बार में तो ज़्यादा आ जाएगा यानी 4 ही बार। क्लियर, यानी कि 134.14। ये हमारा भाग देने पे आंसर आया कितना 134.14, वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो फाइनली आर बराबर कितना आ गया 114.15 ओहम। ये हमारा प्रतिरोध आ गया न्यूनतम के लिए। क्लियर, ये हमारा टोटल क्या था सबका सब रफ वर्क, इससे पीछे करना है रफ साइड में, और ये पूरा का पूरा हमारा सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाने थे। फॉर्मूला हमने लगाया, अधिकतम के लिए विद्युत धारा निकाल ली और उसके प्रतिरोध भी निकाल लिया। न्यूनतम के लिए हमने विद्युत धारा निकाली और उसका प्रतिरोध निकाल लिया। क्लियर, जूल का नियम और ओहम का नियम। ओहम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ सब जगह लग रहा है, देख रहे हो। तो ये हमारा ये आज क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। सारे फॉर्मूले 1 बाय 1, सारे फॉर्मूले के हम लोग सवाल कर रहे हैं। क्लियर, ये 11वां सवाल एग्जाम्पल नंबर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि किसी 4 ओम प्रतिरोध कितना क्या गया है 4 ओम से प्रति सेकंड यानी समय कितना हुआ प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, टी बराबर कितना हो गया 1 सेकंड हो गया। 100 जूल उष्मा यानी क्या हुआ हीट यानी कि H, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच में विभवांतर यानी कि क्या हुआ V ज्ञात करो, यानी हमें V ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें, हमें दिया क्या क्या गया है, प्रतिरोध R, समय T और उष्मा यानी कि H। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट का जो टॉपिक था उष्मा वाला, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। H बराबर फॉर्मूला क्या था I² RT। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला था H = I² RT। ठीक है, कि किसी भी चालक तार के अंदर उत्पन्न होने वाली उष्मा विद्युत धारा के वर्ग प्रतिरोध R और समय T के समानुपाती होती है, जो कि हमने फॉर्मूला थियोरेटिकल में पढ़ा था। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर H हमें दिया हुआ है कितना है 100 जूल। क्लियर, तो यहाँ पर साइड में H यहाँ पर लिख देता हूँ। H बराबर कितना दिया हुआ है हमें 100 जूल।
आर हमें कितना दिया हुआ है, प्रतिरोध 4 ओहम, और टी प्रति सेकंड यानी कितना हुआ 1 सेकंड, तो टी बराबर 1 सेकंड हो गया। बचा क्या, आई, तो हमें वही तो पहले आई निकालना है, तो उसके बाद विभवांतर, तो आई निकाल लेंगे तो फिर ओहम का नियम V इज इक्वल टू आई आर, और आसानी से आंसर ला देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग वैल्यू रखे, उसके पहले ये आई का वर्ग है, आई स्क्वायर है, तो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा दोस्तों कि आई का वर्ग बराबर एच बटे में आर टी, ये दोनों गुणे में तो सामने भेज दिया तो किस में चले गए, भाग में। अब दोस्तों ये वर्ग है, हाँ या ना, तो ये वर्ग को मैं क्या कर रहा हूं कि सामने की तरफ भेजूंगा तो वर्ग किस में बदलेगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। वर्ग सामने जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में, तो एच बटे में आर टी। क्लियर। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो एच की कीमत कितनी है 100 बटे में आर की कीमत कितनी है 4 और टी की कीमत है 1, 4 से कट गया कितनी बार में, 25 बार में, तो आई बराबर अंडर रूट में 25, हाँ या ना। तो 25 किसका वर्ग है दोस्तों, एकदम सिंपल है, 5 का वर्ग है, तो आई बराबर अंडर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कैंसल, तो आई बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर, बाहर कितना आ गया 5 एम्पियर। तो विद्युत धारा में मिल गई कितने विद्युत धारा, 5 एम्पियर की विद्युत धारा। क्लियर। तो अब हमें क्या याद करना, विभवांतर यानी कि बी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओहम का नियम, ठीक है, ओहम के नियम अनुसार, ओहम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर। हमें क्या याद करना है, विभवांतर यानी कि V, तो V ऐसे का ऐसा, I कितना आ गया 5 एम्पियर, और R प्रतिरोध कितना है, यहां पर हमने लिखा है 4 ओहम, तो प्रतिरोध 4 हो गया, तो 5 चौक 20, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या था, वोल्ट, तो हमें विभवांतर कितना मिल गया 20 वोल्ट। यहीं पर हमारा ये सवाल खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला हमें ये यूज करना था, ये ध्यान रखना है। क्लियर। समझ में आ गया दोस्तों, एकदम सिंपल था, सवाल को सॉल्व कर लेना है। विभवांतर के V निकालने के लिए पहले हमें I निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला, फिर ओम के नियम में रख दिया, आसानी से कितना आ गया 20 वोल्ट की विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 20 वोल्ट जितना वोल्ट इसमें प्रवाहित हो रहा है। अब हम लोग हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सारे तरीके के हमने सवाल कर लिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। ठीक है, 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की बात कर रहा हूं, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। तो दोस्तों हमारे घर में एक फ्रिज है, कितना वोट, 400 वोट अनुमत का कोई विद्युत एक रेफ्रिजरेटर है, जो 8 घंटे प्रतिदिन, यानी कि जो फ्रिज है वो 8 घंटे हर रोज चलाया जाता है, और वोट पावर कितना ले रहा है वो 400 वोट। अगर 3 रुपये 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर का कितना रुपया हो, 3 रुपया हो, तो अगर 30 दिन तक ऐसे ही फ्रिज चलते रहे तो कितना रुपया हमें देना पड़ेगा। क्लियर, हमें वो बताना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक चीज निकाल लेते हैं कि 30 दिन के लिए हमें पैसे देने हैं, तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे हैं, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट कि 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपमुक्त ऊर्जा, ठीक है, तो उपमुक्त ऊर्जा बराबर, ऊर्जा कैसे निकालेंगे, 30 दिन में कितनी खर्च हो रही है भाई, सबसे पहले 400 वोट, ठीक है, 400 वोट मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे चल रही है हर रोज, 8 घंटे प्रतिदिन, और कब तक चलेगी, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो गुणा किसका कर देंगे 30 दिन का। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, ये प्रतिदिन है, अगर मैं इसे इस तरह से लिखना चाहूं तो भी चलेगा, प्रतिदिन। ठीक है, तो अब दिन से क्या होगा, ये दिन से दिन कट गए, कैंसल, तो यहां पर इन तीनों का सभी का गुणा कर देंगे, तो 8 चौक 3200 गुणे कितना बचा 30, और यहां पर क्या बचेगा वोट इंटू घंटे, यानी कि वोट, घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं आवर, आवर के लिए एच। ठीक है, गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 2 3 0 वॉट आवर। तो यहां पर कितनी ऊर्जा यूज हो रही है, 96,000 वॉट आवर। अगर मुझे किस में लिखना है, क्योंकि रुपए किस में दिए, किलो वॉट आवर में, तो किलो में बदलूंगा तो 1 किलो बराबर कितने होते हैं 10 की घात 3, यानी कि 1000, तो यहाँ पर 10 की घात 3 यानी कि दिख ही रहे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे क्या लिख सकता हूँ 96 किलो वॉट आवर, यानी 30 दिन में कितनी ऊर्जा फ्रिज के द्वारा यूज की जा रही है, 96 किलो वॉट आवर जितनी ऊर्जा यूज की जा रही है।
तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ खर्च बताना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 किलोवाट आवर का खर्च बराबर 3 रुपए। कितने रुपए हैं, 1 किलोवाट आवर का खर्च कितना रुपया है, 3 रुपया है। तो हमारे पास टोटल कितनी ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे हैं, 96 किलोवाट आवर। तो लिखेंगे इसलिए 96 किलोवाट आवर ऊर्जा का खर्च बराबर क्या होगा, क्रॉस में गुणा हो जाएगा इन दोनों का, तो 96 गुणे 3, तो कितना होगा, 3 छंग 18, हासिल आई 1, 3 9 27 और 1 28, यानी कि 288 रुपए का बिल आएगा और 288 रुपए या तो हमें पे करने पड़ेंगे। क्लियर। अगर इस इतने वोट के हिसाब से अगर फ्रिज चल रही है 8 घंटे हर दिन, तो 1 महीने यानी 30 दिन में कितने रुपए, 288 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से। क्लियर। तो ये सवाल यहीं पर खत्म हो गया और हमने इस फॉर्मूले का भी यूज कर लिया किलोवाट आवर का, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था थियोरेटिकल में। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हमने थियोरेटिकल वाइज और प्रैक्टिकल यानी कि सम्स वाइज इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। सारे तरीके के सम हमने कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी सम में तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके सवालों को पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नए चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।